हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से 2016 तक के पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं, हम क्या मान ले रहे हैं, हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है। हमने माना कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, हमने माना कि वह संख्या यक्स है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, हमें वही करते जाना है। कह रहा है कि किसी संख्या के, यानी जब हम मान लिए हैं कि वह संख्या यक्स है तो संख्या यक्स के का मतलब मैंने आपको बताया है कि गुणा होता है। तो यक्स का 60%, यहाँ देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ना कि संख्या के 60%, यानी यक्स का 60% क्या हो जाएगा, यक्स गुणा 60% का मतलब होता है 60/100। बटा 100 कैसे आया, इस प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। उसके बाद कह रहा है कि का 3/5, यानी ये जो संख्या यक्स गुणा 60/100 मिला है, इसका यानी इन सब के गुणे का कितना, 3/5वां भाग, वह किसके बराबर है, 36 के बराबर है। इतनी जानकारी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। संख्या यक्स के 60% यानी 60/100 का 3/5वां भाग 36 है, यानी ये सभी संख्याएं 36 के बराबर हैं। तो हमें वह संख्या बतानी है, यानी हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और यहाँ से 2 3 के 6 और 2 5 10। अब यक्स बराबर कैसे निकलेगा, 36 है तो 36 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 3/5 बचा और यहाँ से भी 3/5 बचा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ यक्स के साथ ये दोनों संख्याएं गुणे में हैं। जब इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो इसका पक्षांतर भाग होगा। अब भाग गुणा का प्रतिलोम होता है, ये चीज़ आप सभी को पता है। यानी इन संख्याओं को जब हमें गुणे के रूप में लिखेंगे, यानी ये जो 3 3 के 9 और हर में 5 5 25, ये 9/25 जो है, ये जब अपने 36 के पास यानी दाहिने साइड जाएगा तो ये भाग में जाएगा, और वापस जब हम इसे गुणा में लिखना चाहेंगे तो ये जो 9/25 है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 25/9 हो जाएगा, यानी ये भिन्न पलट कर लिख दिया जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 चौक के 36 हो गया, और यक्स बराबर 25 चौक का 100, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई कितनी, 100। हमने मान रखा है कि वह संख्या यक्स है, यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 100, यानी कि वह संख्या 100 है। तो 100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। अब 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है कि 2 कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है हो तो दोनों कोण होंगे। यानी 2 कोटिपूरक कोण का अंतर हमें दिया है 40, हमसे वही दोनों कोण पूछ रहा है कि वो दोनों कोण कौन से होंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से हम लोग पहला कोण, यानी अगर यहाँ से पहला कोण यक्स मान लें, हमने मान लिया, माना क्या कि पहला कोण यक्स है, तो दूसरा कोण क्या होगा बेटा, यहाँ से देखिए ये दूसरा कोण। अब सबसे पहले आप लोग कोटिपूरक कोण बताइए, तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये कोटिपूरक का मतलब क्या होता है। कोटिपूरक कोण क्या होता है बेटा, कोटिपूरक कोण वो कोण होता है, यानी कोई 2 कोण जिनका योग 90 अंश हो, किन्हीं 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो वो हमारा कोटिपूरक कोण कहलाता है। अब पहला कोण जब हम यक्स अंश मान लिए, यानी इस 90 में से एक कोण हमारा यक्स अंश
अंश हो गया, तो दूसरा कितना कौन सा आएगा? दूसरा आएगा 90 माइनस यक्स। अगर हम पहला कोण यक्स मान लें तो इस 90 में से जब यक्स को निकाल देंगे तो जो कोण बचेगा वही तो हमारा दूसरा कोण होगा। तो अगर हम पहला कोण यक्स मान लिए हैं तो दूसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस यक्स। यह हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार हमें चलना है। कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर, यानी ये पहला कोण है और ये दूसरा कोण है, इनका अंतर। तो पहला कोण यक्स है माइनस, अंतर का मतलब होता है माइनस, और दूसरा कोण है 90 माइनस यक्स। यह बराबर किसके है? 40 अंश के। यहाँ से देखिए दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, यानी पहला कोण यक्स है, हमें अंतर यानी माइनस करना है दूसरा कोण। 90 माइनस यक्स बराबर कितना है? 40 है। अब यहाँ से देखिए ये यक्स हो गया, ये माइनस 90 हो गया, और मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये 90 माइनस में हो जाएगा और ये माइनस यक्स है तो माइनस यक्स जो है प्लस यक्स में हो जाएगा। बराबर 40 है तो बराबर 40 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए एक यक्स यहाँ है, एक यक्स यहाँ है, यानी जब ये दोनों यक्स मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 यक्स बराबर ये 40 ऐसे लिख लेंगे। इस 90 का पक्षांतर करेंगे तो 90 माइनस में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह प्लस 90 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 40 प्लस 90 जब करेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। 40 प्लस 90 करेंगे तो 130 आएगा। अब यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू निकाल लें तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 130, ये है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ से इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 यक्स के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर कितनी आ गई? 65 अंश। जब यक्स की वैल्यू 65 आ गई तो पहला कोण हम माने हैं यक्स, यानी पहला कोण हमारा हो गया 65 अंश, और दूसरा कोण हमने मान रखा है 90 माइनस यक्स, यानी 90 में से यक्स की वैल्यू हमारे पास 65 अंश आई है, तो 90 में से जब हम लोग 65 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 25 अंश बचेगा। तो एक कोण हमारा आ गया 65 अंश और दूसरा कोण हमारे पास निकल कर आ गया 25 अंश। तो 65 और 25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। अब 3 देखिए, 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 यह किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? अब यहाँ हम लोग फिर वही काम करेंगे। काम क्या करेंगे कि ये संख्या जो दी हुई है इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है। अब जो जो प्रश्न कह रहा है वही वही करते जाना है। कह रहा है संख्या का, अब संख्या जब यक्स मान लिए हैं तो संख्या यक्स लिखेंगे। का मतलब गुणा होता है, का 3/4 यानी गुणा 3/4। आगे फिर का दिया है तो फिर से गुणा करेंगे। वापस से दिया है कि का 2/3 यानी 2/3 लिखेंगे। यह किसके बराबर है? 24 के बराबर है। प्रश्न में कह रहा है कि संख्या जो है उसका 3/4 यानी ये यक्स का 3/4। फिर आगे कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं इसका 2/3 यानी गुणा 2/3 बराबर 24 के बराबर है। अब हमें उस संख्या का 1/4 निकालना होगा। कहने का मतलब अगर हम यक्स की वैल्यू निकाल लें तो जो वैल्यू आएगी उसका 1/4 जब कर देंगे तब हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल ले रहे हैं। यहाँ से देखिए 3 से 3 कट गया, 2 1 नम 2, 2 दूना के 4। तो यक्स बराबर कितना आ गया? यह 24 गुणा 2 हो जाएगा। तो 24 दूना के 48। यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर कितनी आ गई? 48। 48 कैसे आया? ये देखिए यक्स गुणा, इसको आप लोग 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 1/2 गुणा में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग हो जाएगा और भाग गुणा का प्रतिलोम होता है, यानी 24 जो है वो गुणा 2/1 हो जाएगा। ये 1/2 है, इसको जब पलट कर लिखेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, यानी 24 गुणा 2 हो जाएगा। तो 24 दूना के 48 हो गया।
अब यक्स की वैल्यू हमारे पास 48 निकल कर आ गई। आगे प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या यानी वो संख्या जो हम यक्स माने हैं उसका हमसे 1/4 निकालने को कह रहा है। ये हमें प्रश्न में आगे कह रहा है कि उस संख्या का 1/4 यानी यक्स का मतलब गुणा 1/4 यानी यक्स गुणा 1/4। अब यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 48 और गुणा 1/4 है तो गुणा 1/4 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए 4 एकन्नम 4, 4 दूना के 8। आगे आंसर हमारा कितना निकल कर आ गया 12। यानी उस संख्या का 1/4 जब हम लोग निकाले तो निकल कर कितना आया 12। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है कि सांख्यिकी में ये प्रसरण का विश्लेषण, यहाँ से प्रसरण का विश्लेषण ये पूछ रहा है नामक विधि का मुख्य श्रेय था। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। किसको था? लाप्लास को था, न्यूटन को था, या आर.ए. फिशर को था, या गाउस को था। अब यहाँ से देखिए ये लाप्लास के बारे में जानते हैं। तो लाप्लास का पूरा नाम, यहाँ से देखिए लाप्लास का जो पूरा नाम था बेटा वो था पियरे साइमन लाप्लास। लाप्लास का पूरा नाम क्या था? पियरे साइमन लाप्लास। ये प्रायिकता सिद्धांत में इन्होंने अपना योगदान दिया था। किसमें दिया था? प्रायिकता सिद्धांत। यहाँ से देखिए ये प्रायिकता सिद्धांत में इन्होंने अपना जो है पूर्ण योगदान दिया था। ये लाप्लास जी जो थे वो प्रायिकता सिद्धांत में अपना पूर्ण योगदान दिए थे। इनका पूरा नाम क्या था? पियरे साइमन लाप्लास। आगे आते हैं न्यूटन। अब यहाँ से न्यूटन को देखिए तो न्यूटन जो है कलन यानी कैलकुलस, ये कैलकुलस और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए जाने जाते हैं। ये जो न्यूटन जी हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? कलन यानी कि जिसको आप कैलकुलस कहते हैं, ये कैलकुलस और गुरुत्वाकर्षण के नियमों के लिए जाने जाते हैं। आगे है आर.ए. फिशर। आर.ए. फिशर जो है वो प्रसरण का विश्लेषण 1920 के दशक में पेश किए थे। यानी ये जो प्रश्न में पूछा है कि प्रसरण का विश्लेषण ये आर.ए. फिशर महोदय द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 1920 के दशक में किया गया था, 1920 के दशक में। तो सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण ये जो आर.ए. फिशर महोदय हैं इन्होंने मतलब मुख्य श्रेय यही किए थे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और गाउस के बारे में बात करें तो गाउस का जो पूरा नाम था गाउस का पूरा नाम था कार्ल फ्रेडरिक गाउस। कार्ल फ्रेडरिक गाउस। अब गाउस जी क्या किए थे? ये सामान्य वितरण यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और न्यूनतम वर्ग विधि के लिए जाने जाते हैं। गाउस किसके लिए जाने जाते हैं? सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और न्यूनतम वर्ग विधि के लिए जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न में जो प्रसरण का विश्लेषण पूछा है तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो है आर.ए. फिशर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि 12, 10, 12। ये प्रश्न में दिया हुआ है 12, 10, 12। इसमें कह रहा है कि 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अब चलिए भाग देते हैं। तो 12 में यहाँ देखिए 12 है तो 12 में हम लोग एक बार ले जा रहे हैं तो यहाँ आ गया 12। अब 12 से 12 तो पूरा कट गया, आगे हम लोग क्या नीचे उतारेंगे? 1 उतारेंगे। अब 1 छोटा है, 12 से भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे और वापस से यहाँ 0 उतार लेंगे। अब देखिए अब फिर से यहाँ से 10 छोटा है, 12 से भाग जाएगा नहीं, या तो आप 0 से बार ले जाकर आगे कर लीजिए, या तो फिर यहाँ से अगर 1 डायरेक्ट उतारना चाह रहे हैं तो यहाँ से 0 बार ले जाइए और आगे वाला 1 उतार लीजिए। अब देखिए 101 हो गया तो 12 अट्ठे
96। 101 जब यहाँ हो गया तो वो 12 से कट जाएगा, यानी 12 में 8 बारी जब ले जाएंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। अब 96 में 101 में से जब 96 माइनस करेंगे तो आएगा कितना 5 आएगा। अब यहाँ 2 बचा है तो हम लोग यहाँ 2 नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ से 12 चौके 48, अगर 48 52 से छोटा 48 है तो 12 चौके 48, 48 जब 52 में से 48 माइनस करेंगे तो 8 4 12, 4 आ गया। अब हमसे शेषफल पूछा है तो हमारे पास शेषफल निकल कर कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। अब ये देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, इन सब सवालों के जवाब तो आप लोग दे ही सकते हैं। आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। अब कोई विद्यार्थी है, आप शिक्षक हैं, तो उस विद्यार्थी में आपको क्या आंकना चाहिए। गणितीय संप्रेषण की बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अब यहाँ से देखिए इसमें हम लोग खोजेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब मजबूत ऑप्शन कौन सा है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि उसमें से जैसे लगता है कि एक नहीं 2 या 3 ऑप्शन सही हैं, तो हम सही कौन सा करें। तो उन सब में जो आपको सबसे अच्छा यानी जो मजबूत लगे उसी को आप लोग टिक करिएगा। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। अगर जैसे आप लोग बच्चे से कुछ पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग अगर बच्चे से पूछना चाहें कि बेटा आपके पास 5 चॉकलेट था, आपने 2 खा लिया, तो आपके पास कितने बचे, तो बच्चा 5 में से 2 निकाल कर आपको बताएगा कि 3 बचा। अगर आप प्रश्न पूछे, बच्चा वो प्रश्न समझ गया तो वो तो आपको आंसर बता देगा कि मतलब सर 3 बचे हैं। लेकिन अगर बच्चा आप प्रश्न पूछे हैं और बच्चा प्रश्न को समझ नहीं पा रहा है तो वो आंसर देने में भी कठिनाई महसूस करेगा और वो आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है। जैसे अगर आप एक बार प्रश्न पूछे, उसको समझ में नहीं आया तो उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा आपसे प्रश्न पूछ सके। तो वही ये कह रहा है कि अवधारणाएं न समझने पर भी, यानी वो जो आप पूछे हैं वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहा है, फिर भी आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है। तो आपको इस चीज़ पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि बच्चा प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन अभी हम लोगों के लिए काफ़ी हद तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि शिक्षक को सुनने की क्षमता, ये वाला भी प्रश्न पॉजिटिव दिख रहा है। कैसे, अगर आप लोग बच्चे से पूछे कि आपके पास 5 चॉकलेट है, आपने 2 खा लिया, बचे कितने 3। अगर बच्चा आपको सुन ही नहीं रहा है, आप क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि 3 बचा कि 2 बचा, जब तक कि वो आपको ध्यान से सुनेगा नहीं। तो ये प्रश्न भी अभी तक थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। अब आगे कह रहा है कि बिना समझे रटने की क्षमता, रटने वाली शब्द, ये रटना जहां आ जाए वो ऑप्शन तो आप लोग पहले ही गलत कर दीजिए, क्योंकि हमें बच्चों को रटाना नहीं समझा कर पढ़ाना है, उनके दैनिक जीवन से जुड़ कर पढ़ाना है। आगे कह रहा है गणितीय संप्रेषण। अब यहाँ देखिए गणितीय संप्रेषण सबसे बेस्ट आंसर है, यानी इस ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझते हैं गणितीय संप्रेषण क्या होता है। गणितीय संप्रेषण क्या है, जैसे आप लोग गणितीय विचारों, तर्क यानी समस्या समाधान जो हो गया उसको आप लोग स्पष्ट रूप से सुने समझे। गणितीय संप्रेषण का होता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, यानी अगर आप लोग, जैसे आप अगर टीचर हैं, आपने कह दिया कि बच्चे आपके पास 5 चॉकलेट थी, आपने 2 खा लिया, तो बचा कितना 3, यानी कम्युनिकेट अगर बच्चा आपके साथ कर पा रहा है, आप जो पूछ रहे हैं वो समझ पा रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो सुन पा रहा है, उसका जवाब दे पा रहा है। तो यहाँ से देखिए गणितीय संप्रेषण में शिक्षक को सुनने की क्षमता भी शामिल हो गया, यानी इसमें अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं करेगा, आपसे सुनेगा समझेगा नहीं, तो गणितीय संप्रेषण नहीं कर पाएगा, यानी शिक्षक को सुनने की क्षमता वो ऑलरेडी इसमें आ गया।
तो ये अभी के लिए थोड़ा सा गलत हो गया, ये एकदम बेस्ट हो गया। अवधारणाएं न समझने पर, तो वही चीज़ इसमें फिर से आ गया कि अगर बच्चा आप कुछ कह रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है और वो आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है, यानी वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो हमारे लिए इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कह रहा है? अब 7 देखिए, 7 कह रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। अब यहाँ से अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण, ये प्रश्न मतलब इस टाइप के प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर हम लोग परिसर निकालते हैं तो परिसर में क्या करते हैं, सबसे अधिकतम मान में से सबसे न्यूनतम मान को घटा देते हैं, वही हमारा प्रेक्षण कहलाता है, परिसर कहलाता है। परिसर क्या होता है, अधिकतम में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं, तो वही हमारा परिसर कहलाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति में जैसे कोई संख्या या कोई मान दिया हुआ है, वो कितनी बार आया है, यह उसकी आवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति में कितनी बार की बात करेगा कि कितनी बार आया है। और वर्ग माप में जैसे उच्च और निम्न सीमा के बीच का अंतर निकालते हैं, जैसे वर्ग अंतराल नहीं दिया रहता है कि 10 से 20 या 20 से 30, ये हमारा वर्ग माप हो जाता है। अब बात करें माध्य की, तो माध्य वही हमारा औसत होता है, संख्याओं का योग बटे कुल पद की संख्या। तो ये प्रश्न कह रहा है अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर, तो सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को जब हम लोग घटाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा परिसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या है, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से कटें या फिर स्वयं से कटें। वो संख्याएं जो केवल 1 से कटे या स्वयं से कटे, कहने का मतलब इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। इनके कितने गुणनखंड होते हैं? 2। जैसे 3 ले लिए तो 3 का एक गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा जो है 3 खुद होगा। जैसे अगर आप 5 ले लिए तो 5 का एक गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा 5 खुद होगा। हमसे पूछा है प्रश्न में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं जो 1 से कटे या फिर जो स्वयं से कटें। अब यहाँ देखिए ये 2, 3, 5, 7 में ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, या तो ये 1 से कट रही हैं या फिर स्वयं से कट रही हैं। और प्रश्न में हमसे सबसे छोटी पूछा है। अगर प्रश्न में सबसे छोटी पूछे या फिर सम पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न में सबसे छोटी पूछा है तो इसके लिए भी हमारा आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न में पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यदि प्रश्न में लिख दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हमारी 3 हो जाएगी, तब 2 नहीं होगी। कि अगर विषम लिख देगा तब हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी उत्तर उसका 3 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या पूछे तब हमारा आंसर 2 होगा। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन जो है ए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। 9 क्या कह रहा है? 9 का जवाब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको पीछे करा चुकी हूँ। अब यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि 7 + 2 करड़ी में 10 का वर्गमूल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये प्रश्न में कह रहा है 7 + 2 करड़ी में 10 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी इन सभी संख्याओं को हमें रूट में कर देना है। हमसे प्रश्न में वर्गमूल पूछा है, तो 7 + 2 करड़ी में 10 है, इसका वर्गमूल निकालना है। जब इस टाइप के प्रश्न आ जाए परीक्षाएं में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाली संख्याएं दी हुई होती हैं इसको आपको 2ab के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इसको 2ab बना ले गए तो आपका सवाल बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इसको 2ab कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 तो है, तो 2 की बात ही खत्म हो गई। अब करड़ी में 10 हमें मतलब इस प्रकार से इनको 2 संख्याओं में तोड़ना होगा कि हमारा 2ab बन जाए।
अब करड़ी में 10 जो है इसको हम लोग करड़ी में 5 और गुणा करड़ी में 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए ये 2 और ये करड़ी में 5 दुना के 10, वापस से यही संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? अब यहाँ से अगर 10 को हम लोग करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 2 लिख लिए तो यहाँ से देखिए ये 2 हो गया, करड़ी में 5 का मतलब ए हो गया और करड़ी में 2 का मतलब बी हो गया। बस आपको ध्यान क्या देना है कि इन दोनों में जो बड़ी संख्या आएगी वो संख्या आपको ए माननी है, यानी ए हमेशा बड़ा रखना है और बी छोटा रखना है। तो जो बड़ी संख्याएं आए उसको आप लोग ए मान लें, जो छोटी आए उसको आप लोग बी मान लें। तो 2 करड़ी में 5 और गुणा करड़ी में 2। अब यहाँ से देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं 7 + 2 करड़ी में 5 और गुणा करड़ी में 2। ये चीज़ें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जब आप लोग इधर की संख्या यानी इस संख्या को जब आप लोग 2ab बनाएंगे तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, पीछे वाली संख्याएं अपने आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगी। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर होता है? a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर। तो अगर आप लोग ये पीछे वाली संख्या ये 2ab बना लिए तो आगे जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा ये आगे वाली संख्याएं ये निश्चित रूप से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होंगी। अब यहाँ से 2ab जब बन गया तो आइए मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये संख्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है या नहीं। a का मान हमारे पास कितना है? √5। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया √5 का स्क्वायर और यहाँ से b स्क्वायर का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से ये रूट कटा, बचा कितना? 5 और प्लस स्क्वायर से रूट कटा, बचा कितना? 2। यहाँ से 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 आ गया कि नहीं आ गया? कहने का मतलब अगर ये पीछे वाली संख्या 2ab बन जा रही है तो आगे वाली संख्या निश्चित रूप से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होंगी। ये आपको चेक करने की या हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया तो इसको हम a स्क्वायर यानी a के स्थान पर 5 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी यहाँ से देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ फॉर्मूला बन गया। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है? करड़ी में 5 और प्लस b का मान कितना है? करड़ी में 2, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये 7 ही हो गया और प्लस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, बाहर रूट है तो रूट लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया, हमारे पास बचा कितना? करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है, इसको आप लोग करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 भी लिख सकते हैं। दोनों संख्याएं प्लस में है, आगे पीछे करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आप लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसको तोड़िए या ना तोड़िए, ये निश्चित रूप से अगर यहाँ पर 2ab बन गया तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि ये निश्चित रूप से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। 10 क्या कह रहा है? 10 कह रहा है कि पाई है, पाई है एक। क्या है पाई? ये प्रश्न आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बेटा प्रीवियस ईयर में ही कई वर्ष में आए हैं। जब पिछली वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर करा रही थी, पीछे जितने भी प्रीवियस ईयर में कराई हूँ आप लोग उन सब में देखिएगा कि 1 या 2 में तो ये पाई वाला आया ही आया है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत छोटा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, है बहुत आसान। ये प्रश्न आप लोग कहने का मतलब गलत करके मत आइएगा, क्योंकि अगर इतने छोटे छोटे प्रश्न अगर आप लोग गलत करके चले आएंगे तो फिर बड़ा कैसे करेंगे। अब यहाँ से देखिए पाई पूछे, पाई पूछे तो पाई हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान अगर 22/7 दे दिया हो, अगर प्रश्न में दे दिया हो कि 22/7 यह कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो 3.14 होता है, अगर ये वाला मान दे दे तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि पाई का मान यहाँ आगे बढ़ते जाएगा। ये अशांत होती हैं। जो संख्याएं अशांत होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जो शांत होती हैं यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 22/7 लिखे तो वो हमारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, और अगर पाई लिखे या 3.14 लिखे तो वो हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो हमसे प्रश्न में पूछा है पाई है तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। अब 11 प्रश्न पर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान बताइए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर 2 या 3 व्यंजक आपस में बराबर हों तो सबसे पहले उन सब के बराबर हम कांस्टेंट k के मान लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। अगर 2 या 3 व्यंजक आपस में बराबर हों तो उसके बराबर k कांस्टेंट हम तुरंत मान लेते हैं। अब ये a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर k नहीं है, ये a/3 बराबर भी k है, b/4 बराबर भी k है, और c/7 बराबर भी k है। इन तीनों के बराबर k है। तो a/3 यहाँ से देखिए, यदि a/3 बराबर k, ये a/3 बराबर भी k है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। अब यहाँ से वैसे ही देखिए, b/4 बराबर k है तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। अब सेम वैसे ही c/7 बराबर k है, तो यानी c बराबर कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि a + b + c/c का मान बताइए। तो a का मान हमारे पास कितना निकल कर आ गया है, 3k, प्लस b का मान हमारे पास निकल कर आ गया है कितना, 4k, और प्लस c का मान हमारे पास निकल कर आ गया है 7k बटा c है, तो c का मान 7k है। अब यहाँ से देखिए, 4 3 7 और 7 14, यानी ये 14k बटा 7k हो जाएगा। तो k से k कटा और 7 दूना के 14, यानी हमारा a + b + c बटा c बराबर निकल कर कितना आ गया, 2। तो 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। तो 12 क्या कह रहा है, 12 वाला जवाब भी आप लोग दीजिएगा। 12 वाला सवाल बहुत ही आसान है, और इस टाइप के 1 या 2 प्रश्न नहीं, मैं आपको कई प्रश्न करा चुकी हूँ बेटा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं देकर हमें एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि इन संख्याओं में के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। ये तो मान लीजिए अभी 3-3 अंक के हैं, बहुत बड़े बड़े संख्या भी दे दी जाती है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से इन सभी संख्याओं के गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 378, 236, 459, 312, इन सब को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो हम सब गुणा क्यों करें, हम सब संख्याओं में से इकाई का अंक ले लेते हैं। अब यहाँ से इकाई का अंक लेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ से इकाई का अंक लेंगे तो 6 आएगा। तो 8 × 6 कितना हुआ बेटा, 48 हुआ। अब यहाँ से 9 लेंगे, यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ 9 और 2 लेंगे तो 9 दूना के कितना आ गया, 18। अब 48 गुणा 18 बचा। अब 48 गुणा 18 भी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कैसे नहीं है, हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो इकाई का अंक इसमें से भी 8 ले लें, और 18 में भी इकाई का अंक 8 है तो 8 ले लेंगे। अब 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का गुणा 8 में 8 × 8 = 64। अब 64 में देखिए 4, इकाई का अंक कितना है हमारे पास, 4। 64 में इकाई का अंक कितना है, 4। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्याएं दी हुई हों, आपसे
किसी भी संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस सब जितनी संख्याएं दी हुई हैं सभी संख्याओं में से इकाई का अंक निकाल लीजिए। गुणा करने के बाद यदि वह संख्या दहाई में चली गई है तो वापस से दहाई का अंक छोड़कर सिर्फ इकाई का अंक लेकर चलिए। लास्ट में जो इकाई आएगी वही हमारी इकाई का अंक हो जाएगा। तो 4 हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। तो 13 देखते हैं 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं, हम क्या मान ले रहे हैं, हमने माना, यहाँ से देखिए, हमने माना कि वह दोनों संख्याएं ए और बी हैं। हमने क्या माना, हमने माना कि वो संख्याएं जो दोनों हैं वो ए और बी हैं। अब यहाँ से क्या कह रहा है, संख्याओं का म स 12 है, संख्याओं का म स 12 है और ल स 72 है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या पता होगा, ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है कि संख्याओं का ल स गुणा संख्याओं का म स, संख्याओं का ल स गुणा संख्याओं का म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से देखिए ल स 72 दिया है, म स 12 दिया है प्रश्न में ही, और संख्या एक ए है और दूसरी बी है। तो ए गुणा बी, अगर हम लोग यहाँ से a गुणा b निकाल लें तो ये 72 गुणा 12 करेंगे तो 12 दूना के 24 और 12 सते 84 और 2 86। a गुणा b का मान हमारे पास निकल कर कितना आ गया, 864। अब आगे प्रश्न में दिया है कि इन दो संख्याओं का योगफल 60 है, यानी ये जो संख्याएं हम a b लिए हुए हैं ये कह रहा है कि a प्लस b हमारे पास कितनी है, 60 है। अगर यहाँ से हम b बराबर निकाल लें तो b बराबर 60 माइनस a, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस a का हम लोग पक्षांतर कर लिए, a का पक्षांतर जब करेंगे तो ये प्लस a है, इसका पक्षांतर माइनस a हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से a गुणा b है तो a गुणा जब b है तो a गुणा b का मान कितना हुआ है, अभी हमने निकाला है b का मान 60 माइनस a है, बराबर 864 है, तो बराबर 864 लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 60 a का गुणा 60 में करेंगे, अब वापस से माइनस है तो माइनस लगाएंगे, a का गुणा a में करेंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा, बराबर 864 है, तो बराबर 864 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को 864 के पास ले जाएंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस में है तो a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 60 प्लस में है तो 60a माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस 864 है तो प्लस 864 ऐसे ही रहेगा, बराबर 0 हो जाएगा। इस 60a और माइनस a स्क्वायर को हम लोग 864 की तरफ लेकर गए हैं, तो इन दोनों की संख्याएं बदल जाएंगी और बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में क्या होता है, हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी हैं जिसको हम जोड़ें या घटाएं तो 60 आए और गुणा करें तो 864 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं दो हैं जिनको जोड़ें या घटाएं तो 60 आए और गुणा करें तो 864 आए, तो एक है 36 और दूसरी है 24। वो संख्याएं कौन सी हैं, एक है 36, दूसरी है 24। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए माइनस 36a माइनस 24a और प्लस 864 बराबर 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख दी हूँ। अब यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस दोनों संख्याएं हैं, यानी माइनस माइनस संख्याएं जब समान हो तो वो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो 36 और 64 जब जोड़ेंगे तो वो 60 आ जाएगा। इसी 60 के स्थान पर मैं 36a और 24a लिख दी हूँ। 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा और 36 और 24 का गुणा जब करेंगे तो 864 आएगा। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों संख्याओं में a कॉमन है तो a कॉमन ले लेंगे। a कॉमन के बाद यहाँ एक a बचेगा, ये 2a है, एक a कट जाएगा तो एक a बचेगा, माइनस यहाँ 36a में से a से a कटेगा, बचेगा कितना, 36 बचेगा। अब इन दोनों संख्याओं में -24 कॉमन ले लेते हैं।
जब -24 लेंगे तो 24 से 24 कटेगा, बचेगा कितना, a बचेगा। अब यहाँ प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 864 में जब 24 से भाग करेंगे तो 36 बार में यह कट जाएगा, बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए a-36 दोनों में कॉमन कर लें तो a-36 ये कटेगा, बचेगा कितना, a बचेगा, और माइनस इसमें a-36 कटेगा तो बचेगा कितना, 24 बचेगा, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से एक बार a-36 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 36 आएगा, और एक बार यहाँ से a-24 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर 24 आएगा। अब हमारे पास वो दोनों संख्याएं कौन सी आ गई, एक आ गई 36 और दूसरी आ गई 24, और उनमें से एक संख्या हमसे पूछा है कि इन दोनों में से एक संख्या बताइए। तो 36 देखिए ये ऑप्शन में है नहीं, 24 ऑप्शन में है, यानी वो एक संख्या जो हमसे पूछ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा, 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। एक शिक्षक था, उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 29 गुणा 4 ज्ञात कीजिए। अब एक विद्यार्थी ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 उतार लिया, यानी शिक्षक जो थे वो 29 गुणा 4 लिखे, पर वो उतार क्या लिया, 27 गुणा 4, तथा नीचे दर्शाए अनुसार हल किया शिक्षक द्वारा। अब यहाँ से देखिए नीचे दर्शाए अनुसार हल किया, ये लग रहा है कि टाइपिंग वाले भैया थोड़ा सा यहाँ मिस कर दिए हैं, लिखे नहीं कि वो किस प्रकार हल किया। तो मैं आपको यहाँ लिख कर बताती हूँ, वो बच्चा जो था वो कैसे हल किया था, ये 27 गुणा 4 ऐसे हल किया, और नीचे कितना आया, 7 चौके 28, 2 बचा तो वो 2 कैरी यहाँ ऊपर लिख दिया। अब यहाँ से 4 दूना 8 किया और 8 2 10, ऊपर कैरी जोड़ा तो ऊपर कितना आ गया, 10। वो इस प्रकार से हल किया था, 27 गुणा 4 लिखा, अब 4 सते 28 किया, 2 जो कैरी बचा था उसका उसने इस 2 के ऊपर ये 2 लिख लिया कि मैं भूल ना जाऊँ, और 4 दूना 8 किया, 8 + 2 किया तो 10 किया। अब आगे कह रहा है कि शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए। क्यों भाई, अगर वो लड़का 29 की जगह 27 लिखा है तो लिखने से क्या हुआ, वो नियम तो सही लगाया है, यानी ये जो प्रक्रिया होती है गुणा की वो बच्चा सही किया है, तो उसे 0 अंक क्यों दे, नहीं, 0 अंक नहीं देना चाहिए बच्चे को। अगर वो गलत कर रहा है तब उसको 0 अंक दीजिए, अगर वो नियम सही कर रहा है, मान लीजिए उतारने में गलती हो गई, तो आप बच्चे को 0 अंक नहीं देंगे। आगे कह रहा है कि उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने को कहकर 0 अंक देने चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस विद्यार्थी को 5 अंकों में से 2 अंक देने चाहिए अगर वो बच्चा ये पूरी प्रक्रिया सही कर रहा है, यानी वो संख्या भले ही गलत उतारा लेकिन प्रक्रिया वो सही कर रहा है, यानी गणित की प्रक्रिया का उसे पूरा का पूरा ज्ञान है, तो उसे हम 2 अंक नहीं देंगे, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा, बिल्कुल सही। आप लोग ये प्रयास, यानी अगर आप लोग शिक्षक हैं तो वहाँ पे ये ज़रूर जानने का प्रयास करिए कि आखिर बच्चा 29 को 27 क्यों लिखा, उसे कम दिखाई दे रहा है या फिर वो दूर बैठा है देख नहीं पा रहा है, उसकी कमी को आपको जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे सही प्रक्रिया के लिए, ये सवाल जो उसने लगाया है वो सही प्रक्रिया से लगाया है, इसलिए उसे पूरे 5 अंक देने चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। बच्चा नंबर भले ही गलत उतारा है लेकिन उसने प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी सही की हुई है, तो उसके लिए आपको ये जानना चाहिए कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्यों किया, उसने गलत क्यों उतारा, और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे के पूरे 5 अंक देने चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 15 क्या कह रहा है, अब 15 ध्यान से देखिएगा। 15 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, हम सबसे पहले मान ले रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये है।
यानी हम सबसे पहले क्या मान लिए कि उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये है। अब विक्रय मूल्य जब 100 रुपये है तो जब सीपी निकालेंगे यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य कितना है, 100। उसके विक्रय मूल्य का मतलब मैंने आपको बताया गुणा 3/2 है। सीपी कितना है, इस विक्रय मूल्य 100 का 3/2। अब यहाँ से देखिए 2 पचे 10, ये 5 आ गया और 5 तिया के 15, यानी कितना आ गया, 150 आ गया। अब ध्यान दीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ रहा है कि तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। अगर वो 150 में सामान खरीद रहा है और 100 रुपये में बेच रहा है तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा। जैसे आप लोग कोई सामान 150 में खरीद रहे हैं और उसे 100 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा। जाहिर सी बात है कि आपको 50 रुपये की हानि होगी। 150 में आपने खरीदा और 100 रुपये में बेचा तो 50 रुपये तो आप ही का नुकसान हुआ ना। तो हमारे पास जो हानि निकल कर आ गई, यानी हानि अगर हम लोग निकालें तो हानि 150 में से 100 निकाल देंगे तो कितनी हानि हमारे पास आ गई, 50 रुपये की हमें हानि हो गई। अरे भाई, अगर हम लोग 150 में खरीद रहे हैं, 100 में बेच रहे हैं तो 50 रुपये की हानि तो आई ना। हमें हानि हमारे पास कितनी आ गई, 50 रुपये। हमें प्रतिशत पूछा है। अब लाभ तो हुआ नहीं, हुआ क्या, हानि। अब हानि प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो हानि प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, कितने रुपए की हानि हुई उसको अंश में रखेंगे। हाँ, तो हानि कितने की हुई है, 50 रुपये की। किसके सापेक्ष हुई है, यानी के सापेक्ष हम हर में रखते हैं। तो हमें किसके सापेक्ष 50 रुपये की हानि हुई, 150 के सापेक्ष। 150 के सापेक्ष हमें 50 रुपये की हानि हुई है और गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, अब 5 तिया के 15 आया कितना, 100/3 आ गया। अब 100/3 आ गया तो यहाँ से भाग दीजिए, ये 3 तिया के 9 हो गया, 1 बचा, 3 तिया के 9, 1 बचा शेष और भाग दे रहे हैं 3 से। यानी हमारे पास हानि प्रतिशत जो निकल कर आई है वो कितनी आई है, 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% हानि में आई हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोग बेटा 15 प्रश्न हल किए हैं। 2017 का ये PYQ था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हुए हैं। PQ मैं आपको बहुत सारे PYQs करा चुकी हूँ। PYQs आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। और आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए और अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों के पास, यानी जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लास ज़रूर शेयर किया करिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर बेटा सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।